हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम में जो 106 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उन 106 क्वेश्चंस में 1 on 1 करके हम डिस्कशन शुरू करेंगे नेशनल इनकम की। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोग उसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, आप लोग उसे कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मेरा रहेगा नेशनल इनकम 3 मेथड से कैलकुलेट करने के स्टेप्स क्या है। जो हमारे 106 क्वेश्चन है उनमें ये 3 क्वेश्चन बनते हैं 4 मार्क्स का। पहले 6 मार्क्स का आता था पर अब से 4 मार्क्स में एक्सपेक्टेड है कि हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय द 3 मेथड्स। सो आई एम स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट मेथड दैट इज प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है बेटा ये आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 106 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। नेशनल इनकम हम कैसे निकालते हैं? वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन मेथड से। वैल्यू एडेड यानी मूल्य वृद्धि को आप उत्पादन विधि या प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। जब आप नेशनल इनकम उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि से निकालते हैं तो कुछ स्टेप्स टेकअप करने पड़ते हैं। वो स्टेप्स क्या है, कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी, वो जरा देखिए बोर्ड पर। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्शन मेथड, मूल्य वृद्धि विधि। मैं बोलूंगी दोनों, हो सकता है लिखना किसी एक का हो सके। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन मेथड, दैट इज उत्पादन विधि। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप आपको उत्पादन का मूल्य निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। उत्पादन का मूल्य कैसे निकालते हैं? यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट। बेटा इसको ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। ये मैंने एमपी लिखा है, इसका मतलब मार्केट प्राइस होता है। और ग्रॉस को हिंदी में क्या कहते हैं? सकल। जिन्हें पता है जरूर बोलिए। मार्केट प्राइस को क्या कहते हैं? बाजार कीमत। बिल्कुल। कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलाज है। डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। जैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी यू हैव टू यूज दैट काइंड ऑफ फॉर्मूला। जैसे सबसे पहले आप यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला, कीमत इनटू मात्रा। अगर आपको दिया हुआ है प्राइस प्रोडक्ट का और आपको दी हुई है क्वांटिटी प्रोडक्ट की, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए प्राइस इनटू क्वांटिटी कीजिए। जब आप प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट वन। एक और फॉर्मूला जो ज्यादा यूज होता है वो ये है, और लिख रही हूं बीच में, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। हाँ, जिसे आता है जरूर बोलिए, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और यहाँ मैं एक बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ जिसके कारण बच्चे गलती करते हैं कि जब भी सेल्स गिवन हो या बिक्री गिवन हो तो याद रखिएगा आपको शामिल नहीं करना, नॉट इंक्लूडेड, नॉट टू बी इंक्लूडेड, शामिल नहीं करना इंपोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब हिंदी में बताओ, निर्यात। अगर निर्यात भी दिया हुआ है और बिक्री भी दी हुई है तो इसका मतलब बिक्री 2 तरह की होती है। एक जो आप फॉरेन कंट्रीज को बेचते हो यानी निर्यात, और दूसरा जो आप अपनी घरेलू सीमा में बेचते हो, दैट इज सेल्स टू द डोमेस्टिक टेरिटरी, इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जब भी सेल्स इज गिवन इट मींस इट इंक्लूड्स डोमेस्टिक सेल्स जो अपने देश में बेचा, इट इंक्लूड्स फॉरेन सेल्स दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट यानी जो बाहर बेचा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, बिक्री दी हुई है एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है, दोनों ऐड कर देते हैं। नहीं करना, छोड़ दीजिए एक्सपोर्ट को। तो एक्सपोर्ट कब ऐड करना है? जब लिखा हो कि घरेलू सीमा में बिक्री, डोमेस्टिक सेल्स, तब एक्सपोर्ट को ऐड करना है। गॉट मी? और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। लिख लोगे ना हिंदी मीडियम वाले
सब कुछ नहीं लिख पाऊंगी मैं, ठीक है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप बार बार रिपीट करके देख सके उसको। ये तो हुआ पहला स्टेप, हम निकाल रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम। पहला स्टेप कि यू हैव कैलकुलेटेड वैल्यू एडेड, फाइन। उसके बाद आप कैलकुलेट करते हैं सेकंड स्टेप में मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडेड। कैसे? सेकंड स्टेप इंग्लिश में लिखो तो जीवीए एट एमपी, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि। सकल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रॉस। बाजार कीमत को क्या कहते हैं? व्हाट मीन? तो कैसे कैलकुलेट करना है देखिएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट है आपके पास, उत्पादन का मूल्य। ये ओटी में लिखा है, ऑपरेशन थिएटर नहीं है इसका मतलब, ठीक है। आउटपुट है उत्पादन का मूल्य, कहां से आया? ये यहां से। कैलकुलेट किया ना आपने? जो फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया उसको यहां लिख दीजिए। Is that fine? ठीक है। उसके बाद इसमें से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हिंदी में बोलिए, तेज बोला करो। यस, वीडियो में आनी चाहिए आपकी आवाज। मध्यवर्ती उपभोग, दैट इज टू बी डिडक्टेड, यानी कच्चा माल जो आपने खरीदा है। मध्यवर्ती उपभोग का मतलब होता है कि जो भी आपने उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल, आपने फ्यूल, ईंधन, इलेक्ट्रिसिटी, पावर ये खरीदा, दैट इज टू बी डिडक्टेड, वो माइनस होगा यहाँ पर। क्या मशीन खरीदी तो माइनस होगा? मशीनें उत्पादन करने के लिए नहीं, मशीनें अंतिम वस्तु होती हैं तो वो माइनस नहीं होगी। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए जरूर लिखेगा। उत्पादन करने के लिए खरीदा गया कच्चा माल 10 रुपए, उत्पादन करने के लिए खरीदी गई मशीन 100 रुपए। आप कहेंगे मैडम ने कहा था उत्पादन करने के लिए जो खरीदा जाए वो इंटरमीडिएट होता है और माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। यू हैव टू डिडक्ट व्हाट? यू हैव टू डिडक्ट ओनली कच्चा माल, ठीक। या अच्छा, कभी कभी क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दी होती है, मध्यवर्ती उपभोग दिया होता है, मान लीजिए 50 रुपए, और ये भी दिया होता है कि कच्चा माल खरीदा 10 रुपए का, अब वापस करें, अब दोनों माइनस करेंगे ना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दी है तो रॉ मटेरियल की परचेज माइनस नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दी है और साथ में ये गिवन है कि आपने इंपोर्ट किया कच्चा माल, आयात किया, वो भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन है तो हम ये मानते हैं हमने देश से खरीदा प्लस बाहर से खरीदा, सब शामिल है इसके अंदर, ठीक है। सिर्फ मतलब जैसे मैंने किसके बारे में बताया, एक्सपोर्ट के बारे में, वैसे ही मैं बता दूं कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऑलरेडी इंक्लूड होता है इंपोर्ट, तो दोबारा शामिल नहीं करते, इंपोर्ट को शामिल नहीं करते। इंपोर्ट नॉट इंक्लूडेड, नॉट टू बी इंक्लूडेड, शामिल नहीं करना। इंपोर्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? आयात। ओके, तो सेकंड स्टेप आ गया, जीवी एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड है मार्केट प्राइस। इज दैट फाइन? अब हमारे पास है थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप में क्या करना है? घरेलू आय घरेलू आय, ये घरेलू आय निकलने वाली है। हाँ जी, तो वी हैव कैलकुलेटेड जीवीए एट एमपी, और अब हमें कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम, यानी एनडीपी एट एफसी। ये याद रखना बहुत जरूरी है। एनडीपी एट एफसी को हिंदी में बोलो तो साधन लागत पर, बोलिए, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय। आप इसको शुद्ध घरेलू आय बोले या साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि बोले, एक ही बात है। शुद्ध घरेलू आय बोले या शुद्ध मूल्य वृद्धि बोले, एक ही बात है। और कैसे कैलकुलेट करना है, यानी एनडीपी एट एफसी या एनवीए एट एफसी। देखिए वीए और डीपी है यहाँ पर, है ना। वीए का मतलब वैल्यू एडेड और डीपी का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर एक ही बात मानेंगे दोनों को। और पता है इसको जीवीए एट एमपी की जगह जीडीपी एट एमपी भी लिख सकते हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जहां हिंदी इंग्लिश में दिक्कत आ रही हो मुझसे डिस्कस कीजिए। अब जीवीए एट एमपी आ गया, यहाँ रखिए,
इसको GVA@MP। अब सुनिए जो खास चीज है जिसमें गड़बड़ करते हैं, ग्रॉस से बनाना है नेट, तो ग्रॉस से नेट बनाने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, हिंदी में बोलिए मूल्यह्रास। ग्रॉस से नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन, ठीक है। और एमपी से एफसी बनाने के लिए माइनस करेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे। NIT लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म लिखिएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, हिंदी में बोलूं तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ये आ गई घरेलू आय मूल्य वृद्धि से। आप घरेलू आय तक पहुंच गए, पर आपका टारगेट तो क्या है, राष्ट्रीय नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए अगर यू हैव घरेलू आय, इफ यू हैव डोमेस्टिक इनकम, यू कैन इजीली कैलकुलेट नेशनल इनकम। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देंगे, बोलो NFI, विदेशों से शुद्ध साधन आय। जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ आप नीचे लिखिएगा। फोर्थ स्टेप, आपके पास घरेलू आय आ गया। घरेलू आय को कहते हैं NDPAT-FC। क्या कहते हैं? NDPAT-FC। दोबारा बोलिए, क्या होता है NDPAT-FC? घरेलू आय यानी डोमेस्टिक इनकम। सब अपने अपने मीडियम में बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में नहीं बोलेंगे, जिसका जो मीडियम है, ठीक। NDPAT-FC का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये इंग्लिश मीडियम, ये हिंदी मीडियम वाले भी इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो NDPAT-FC है, इसमें प्लस कीजिए NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो यू विल गेट NMPAT-FC यानी राष्ट्रीय आय। हिंदी में इसका फुल फॉर्म बताएगा कोई? किसका? NMPAT-FC का NMPAT-FC राष्ट्रीय है, फुल फॉर्म, शुद्ध राष्ट्रीय, फुल फॉर्म साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या आय। साधन लागत पर, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय का फुल फॉर्म अगर पूछे तो क्या है, NMPAT-FC, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या आय, एक ही बात है। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से आप वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हैं नेशनल। इज दैट फाइन? नोट कर लीजिए इसको। अभी एक क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कॉन्सेप्ट कैसे डील किया जाए, तो देखिएगा जरा, थोड़ा सा हिंट देती हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेशों से शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय इज इक्वल्स टू विदेशों से प्राप्त, या प्राप्त वर्ड नहीं भी होगा तो से होगा खाली, ठीक है। विदेशों से प्राप्त साधन आय माइनस विदेशों को साधन आय। को वर्ड इज इंपॉर्टेंट, यानी दी हुई। If I am talking in English medium, then it will be factor income from abroad. From abroad. From word is important. And factor income to abroad. To abroad. To word is important. ठीक है। मान लीजिए आपको फॉरेन से, अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्रीज, वहां से 100 रुपीज मिले और वहां आपने दिए 120 रुपए। रिसीव्ड माइनस पेड का कंसेप्ट होता है, मिला 100, मान लीजिए दिया 120। इंडिया के साथ ऐसा ही है, तो ये आ गया -20। ठीक, अब इसको यूज कैसे करना है, तो आप NMPAT-FC निकालने के लिए यानी राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NDPAT-FC में NFI प्लस करते हो, हिंदी मीडियम में भी बोल रही हूँ, घरेलू आय में प्लस करते हो, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय।
ठीक है, तो मान लीजिए एनडीपेट एफसी है आपका 500 रुपए, मान लीजिए, तो इसमें प्लस करनी है तो प्लस का साइन ही लगाइए, ठीक, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो ब्रैकेट में माइनस, ब्रैकेट में माइनस। अब आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चौथी क्लास में सिखाया है कि डिडक्ट होगा तो 500 माइनस 20 विल बिकम 480, ऐसे करना है और पॉजिटिव आ जाए तो कोई तकलीफ ही नहीं है ना। तो इस तरीके से नेफाई को यूज करते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन में सिर्फ यही दिया होता है विदेशों को साधनाएं, विदेशों से साधनाएं नहीं दी होती तो जीरो मान लो उसको, यहाँ लिखो, यहाँ जैसे मैंने 100 लिखा, 0 माइनस 120 तो माइनस 120 आ गया, फिर इस तरीके से प्लॉट कर दो। कभी कभी क्वेश्चन में आपको सिर्फ विदेशों से साधनाएं गिवन होती है, को नहीं होते, है ना, मतलब जो रिसीव हुआ वही है, पेड नहीं है, तो इसे 0 मान लो, 100 माइनस 0 100 और जाकर प्लस कर दो, ठीक है, इस तरीके से यूज करना है। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जरूर याद होने चाहिए। अगली क्लास में आपको ये पता होना चाहिए ग्रॉस से नेट कैसे बनाते हैं, नेट से ग्रॉस कैसे बनाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज शुद्ध से सकल, ये होता है ना ग्रॉस नेट, अच्छा, एमपी से एफसी कैसे बनाते हैं और एफसी से एमपी, यानी साधन लागत से बाजार कीमत, बाजार कीमत से साधन लागत, दूसरा कंसेप्ट। तीसरा डोमेस्टिक से नेशनल कैसे बनाते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी कि आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आय विधि से राष्ट्रीय, ठीक। आज के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था वैल्यू एडेड मेथड से, मूल्य वृद्धि विधि से राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं। आज आपको कराती हूँ आय विधि से राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, ठीक है। लुक एट द बुक। जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं इनकम मेथड से तो पहला स्टेप होता है, सीधा पहला स्टेप होता है डोमेस्टिक इनकम निकलती है, घरेलू आय निकलती है। पहले स्टेप में मूल्य वृद्धि विधि में ऐसा नहीं था, उसमें पहले आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला था, फिर उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस किया था तो वैल्यू एडेड आया था। अब क्या करना है, डायरेक्ट घरेलू आय, कैसे देखिएगा। पहला स्टेप हम करें, आप मेरे साथ साथ पेन चलाइएगा। आय विधि से राष्ट्रीय आय, यानी कि डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, इंग्लिश मीडियम वाले अपने मीडियम में लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप आप कैलकुलेट करते हैं एनडीपीएट एफसी, और एनडीपीएट एफसी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएट एफसी। हिंदी में बोलूं तो शुद्ध घरेलू साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, या ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है, हर मीडियम वाला अपने मीडियम में लिखेगा, ठीक। इसमें आपको तीन मोटी मोटी चीजें ऐड करनी होती है। क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का पारिश्रमिक जिसे आप कहते हैं, हर मीडियम वाला अपनी लैंग्वेज में लिखेगा। ऑपरेटिंग सरप्लस, अधिशेष, यस, प्लस मिश्रित आय, स्वनियोजितों की मिश्रित आय, यानी कि मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये तीन चीजें ऐड करते ही यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट एनडीपीएट एफसी, आपको घरेलू आय मिल जाती है। कितना आसान है ना। और उसके बाद आपको निकालना है सेकंड स्टेप एनएनपीएट एफसी। कैसे, एनडीपीएट एफसी यानी घरेलू आय में क्या प्लस करूं, एनएफआई यानी विदेशों से शुद्ध साधन आय, मैंने कल की क्लास में बताया था। तो ऐड करती हूँ विदेशों से शुद्ध साधन आय, एनएफआई जिसे आप कहते हैं, और ये आ गई राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का फुल फॉर्म बताइए, एनएनपीएट एफसी का बोलिए जरा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट,
ठीक है, NNPHFC। यानी हिंदी में बोलूं तो हिंदी वाले बोलिए। बिल्कुल, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। पूनम यू आर डूइंग वेरी वेल, शाबाश। सब लोग पूनम से प्रेरित हो जाओ क्योंकि वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये हो गया NNPHFC और बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल नहीं होता, थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। और ट्विस्ट कहाँ होता है? इस पहले फॉर्मूले में। आपको जरूरी नहीं है कर्मचारियों का पारिश्रमिक सीधा सीधा गिवन हो। You have to calculate compensation of employees by the help of certain items given in the question. अब वो क्या हो सकते हैं तो देखते हैं जरा। ये तो 2 स्टेप्स खत्म। आगे नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड पर अब इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। COE मतलब कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी कि कंपनसेशन ऑफ। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कंपनसेशन इन कैश, कंपनसेशन इन कैश यानी नगदी में कर्मचारियों का पारिश्रमिक, नगद भुगतान जो किया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, नियोक्ता ने अपने एम्प्लॉय को यानी कर्मचारी को, ठीक है, नगद भुगतान। इसमें वेजेस यानी मजदूरी, सैलरी, बोनस, कमीशन ये सब आ जाता है, ठीक है। उसके पेंशन भी। उसके बाद कंपनसेशन इन काइंड, हर मीडियम वाला अपनी लैंग्वेज में लिखेगा, यानी कि नगद के अलावा वस्तुओं और सेवाओं में नियोक्ता के द्वारा भुगतान। किस्म में भुगतान कहते हैं इसे, किस्म में भुगतान यानी वस्तुओं और सेवाओं में। फॉर एग्जाम्पल आने जाने के लिए गाड़ी दे दी, ठीक है, रहने के लिए मकान दे दिया, यूनिफॉर्म दे दी, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दे दी, ठीक है, लंच दे दिया बीच में, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की, यस। तो ये कहा, ये क्या हो गया? कंपनसेशन इन काइंड, ठीक। उसके बाद आ जाता है प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, हिंदी में सामाजिक सुरक्षा में अंशदान। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मेडिकल फैसिलिटी की बात करूं तो वो तो आ गया काइंड में, लेकिन अगर मान लीजिए इंश्योरेंस करवा रखा है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का, मेडिक्लेम जिसको कहते हैं, कि अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है एम्प्लॉय को, परेशानी होती है और हॉस्पिटल में उसको खर्चा करना पड़ता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी देगी और उस इंश्योरेंस करवाने का खर्चा, प्रीमियम जिसको कहते हैं, वो नियोक्ता भरेगा, एम्प्लॉयर भरेगा। यानी एक तरीके से एम्प्लॉयर ने अपने स्टाफ का इंश्योरेंस करवाया ताकि सामाजिक सुरक्षा रहे। हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा समझते हैं बहुत बड़ा होता है ना। इसके अलावा जब रिटायर होगा एम्प्लॉय तो उसे रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के समय जितने भी लाभ मिलते हैं वो सब सामाजिक सुरक्षा अंशदान या सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में आते हैं। यहाँ मैं एक बात क्लियर करती हूँ, पेंशन 2 तरह की होती है, एक रिटायरमेंट पेंशन और एक वृद्धावस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन। बेटा दोनों में फर्क पता होना चाहिए। रिटायरमेंट पेंशन तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है क्योंकि वो इसमें आता है, लेकिन वृद्धावस्था पेंशन या ओल्ड एज पेंशन वो आता ही नहीं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, वो आता ही नहीं घरेलू आय में, वो आता ही नहीं राष्ट्रीय आय में, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर पेमेंट है। हिंदी में क्या बोलूंगी? हस्तांतरण। ये गरीब वृद्ध लोगों को जिनके पास किसी तरह की इनकम नहीं है सरकार के द्वारा दी जाती है, एक तरह की हेल्प है। तो ये हस्तांतरण आय है और कोई भी ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट नहीं आती है घरेलू आय में। तो याद रखिएगा, खाली पेंशन लिखी हो तो आप लिख सकते हैं वृद्धावस्था या ओल्ड एज पेंशन इज नॉट टू बी काउंटेड इन डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम और कंपनसेशन एम्प्लॉय। इज दैट फाइन? ठीक है, तो ये आप चीजें ऐड करते हैं तब आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस की, ओएस परिचालन अधिशेष की। सब अपने अपने मीडियम में लिखिएगा, ठीक है, और साथ साथ चलाइए पेन।
ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, उसके बाद इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और उसके बाद प्रॉफिट के 3 टुकड़े। यस, प्रॉफिट के 3 टुकड़े कौन कौन से हैं? सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि लाभ कर या निगम कर, हिंदी में लाभ कर या निगम कर कुछ भी कहिए, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉफिट टैक्स, इन इंग्लिश यू कैन आल्सो राइट प्रॉफिट टैक्स, साथ साथ लिखते जाइएगा। देन यू हैव अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, वो भी बताऊंगी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ, अवितरित लाभ, और इसका हिंदी इंग्लिश में एक और नाम है सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। हाँ, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बाद आप ऐड करते हैं इसमें तीसरी चीज डिविडेंड। डिविडेंड बोलो, डिविडेंड, डिविडेंड, और हिंदी में लाभांश, लाभ का अंश, लाभांश, ठीक है। तो बेटा ये तीनों प्रॉफिट के पार्ट होते हैं। अब मान लो किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और डिविडेंड दिया है, प्रॉफिट दिया 100 रुपीज, डिविडेंड दिया 5 रुपीज, आप डिविडेंड यूज नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉफिट दिया है, इसका मतलब तीनों का मिक्सचर इज ऑलरेडी गिवन टू यू, देन यू शुड नॉट यूज a single part if it is given. For example, if in the question profit is given that is rupees 200 and in that question undistributed profit is also given that is rupees 10. So you have to leave undistributed profit. You should not take undistributed profit because the whole bunch profit is given. अब सब profit को add कर दीजिए, उसके हिस्सा यानी undistributed profit छोड़ दीजिए। Got me? तो ये आप इस तरीके से आप करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। और बड़ी अच्छी बात है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का कोई पार्ट नहीं होता है ना। तो ये आपके पास सीओई यानी कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक और प्रचालन अधिशेष नोट कर सकते हैं आप इसको। बस वहां प्लॉट करना है एनडीपीएफसी और एनपीएफसी। ये हमने कैलकुलेट किया आय विधि से राष्ट्रीय। डाउट है किसी को कुछ? कंपनसेशन, कंपनसेशन इन काइंड, किस में भुगतान है, किस में, और किसको डाउट? व्यय विधि से राष्ट्रीय आय, व्यय विधि से आय विधि से जब आपने राष्ट्रीय आय निकाली तो आपने सीधा एनडीपीएफसी निकाला, डायरेक्ट घरेलू आय। लेकिन व्यय विधि में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट घरेलू आय नहीं करते। अंडर एक्सपेंडिचर मेथड you have to calculate GDP at MP in the first step. आपको बाजार कीमत पर सकल घरेलू आय मिलती है पहले स्टेप में। कैसे देखिएगा, फर्स्ट स्टेप पहले मेरे साथ साथ GDP at MP यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू आय, मेरे साथ साथ इसलिए क्योंकि मैं एक ही मीडियम लिख सकती हूँ, एक बोलूंगी, ठीक है। तो डिक्टेट करिए। तो सबसे पहले आपको ऐड करना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हिंदी में निजी अंतिम उपभोग, निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। और एक चीज बताऊं, ये डोमेस्टिक वर्ड हो ना हो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मान लीजिए ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो भी ठीक, सकल पूंजी निर्माण दिया है तो भी यही है। डोमेस्टिक वर्ड की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, वो ना हो does not make any difference. Changing नहीं, नेट एक्सपोर्ट यानी शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट शुद्ध निर्यात। चार चीजें ऐड करती ही यू विल गेट जीडीपी एट एमपी। अब इससे पहले घरेलू आय निकालती हूँ, फिर राष्ट्रीय निकालेंगे। और मैंने लास्ट क्लास में बोला था, याद होना चाहिए
ग्रॉस से नेट कैसे बनाते हैं, एमपी से एफसी कैसे बनाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा यूज करेंगे उसी का। पहले घरेलू है, आपको ना लिखना है साथ साथ। अगर मैं इंडिकेट एफसी लिखती हूँ तो आप वो लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए घरेलू है, डोमेस्टिक। ठीक है, तो देखिए इंडिकेट एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। ग्रॉस से नेट बनाना है, क्या करूं, माइनस मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन। एमपी से एफसी बनाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए क्या माइनस करते, सभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपको बिल्कुल याद नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस किया हमने, और बस हो गया। Yes. ये डी है, ये भी डी है, नो चेंज। आपके पास क्या आ गई जरा बताइए, ये घरेलू है। तेज बोला करो। अब चाहिए नेशनल इनकम, एनएनपी एट एफसी। क्या करोगी, एनडीपी एट एफसी। सब कुछ सेम है, नेट नेट, पी पी, एफसी एफसी। चेंज क्या है, डोमेस्टिक से नेशनल। क्या करूं, plus NFI, net factor income from, and you will get national income with the help of expenditure method, व्यय विधि से राष्ट्रीय। हिंदी मीडियम वालों को कुछ पूछना है, किसी शब्द का अर्थ? ठीक है, अब इसमें एक चीज और बताती हूँ। ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इसकी दो पार्ट है। क्या दोनों पार्ट है, ये मैं यहां लिख रही हूं। एक ग्रॉस डोमेस्टिक वर्ड छोड़ रही हूं मैं, वो ना हो एक ही बात है। ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, हिंदी में बोले सकल स्थिर पूंजी निर्माण। स्थिर फिक्स्ड, सकल स्थिर पूंजी निर्माण। एक्चुअली पूंजी निर्माण क्या होता है, पूंजी निर्माण का मतलब प्रोडक्शन में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। आपका मतलब यहाँ दो लोग होते हैं, एक फर्म और एक गवर्नमेंट, दो ही लोग प्रोड्यूसर हैं। देखिए व्यय विधि से हम सारे खर्चे ऐड करते हैं। ये आम हाउस होल्ड के पब्लिक के खर्चे, हम लोगों के, ठीक है, घर गृहस्थों के खर्चे। ठीक, ये गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो हमें चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, मेडिकल फैसिलिटी। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पर गवर्नमेंट ऐसे खर्चे भी करती है जिनसे वो चीजें बनाकर बेचती है। जैसे रेलवेज में जो सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट क्या फ्री ऑफ कॉस्ट देती है? नहीं। एयरवेज जो गवर्नमेंट की अपनी एयरलाइंस है क्या फ्री ऑफ कॉस्ट देती है? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी क्या फ्री ऑफ कॉस्ट देती है? तो इनके लिए जो खर्चा गवर्नमेंट करती है वो मानते हैं गवर्नमेंट का प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। ठीक है, जो चीजें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देती है उस समय गवर्नमेंट उपभोक्ता बन जाती है, कंज्यूमर, और वो खर्चे यहाँ। लेकिन जब प्रोड्यूसर बन के हमें चीजें बेचती है और तब जो खर्च करती है वो आते हैं यहाँ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में दो लोगों के खर्चे आते हैं, दोनों ही उत्पादक होते हैं, एक गवर्नमेंट दूसरा फर्म। ठीक है, और चाहे गवर्नमेंट हो चाहे फर्म हो, प्रोडक्शन में दो तरह के खर्चे होते हैं, एक करंट असेट पर, दूसरा फिक्स्ड एसेट पर। एक करंट असेट पर, दूसरा फिक्स्ड एसेट। करंट असेट मतलब जो एक साल के अंदर अंदर यूटिलाइज हो जाए प्रोडक्शन में, और फिक्स्ड एसेट जो लंबे समय तक चले। एग्जांपल देती हूँ, आपकी फैक्ट्री है, कच्चा माल, कच्चे माल पर किया गया खर्चा करंट एसेट, स्टॉक में परिवर्तन कहते हैं, अभी बताऊंगी। लेकिन आपने मशीन खरीदी तो वो तो लंबे समय तक चलेगी, वो फिक्स्ड एसेट पर किया गया खर्चा है। तो देखिए ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में दो चीजें आती हैं, एक ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी फिक्स एसेट पे किया गया खर्चा, मशीनों पर, बिल्डिंग पर, जो लंबे समय तक चलते हैं, प्लस चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन, जो करंट एसेट पर किया गया खर्चा हो, जो एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। तो प्रोडक्शन में दोनों चीजें काम आती है, दोनों को प्लस करोगे बेटा तो आएगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अब सुनिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया, आपको दिया है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 50 रुपए और दिया है स्टॉक में परिवर्तन 10 रुपए।
दोनों को ऐड कीजिए 60, तो वो आएगा आपके पास ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, एक चीज और, मान लीजिए आपको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए सबसे डिफरेंस किस चीज का है, इसमें फिक्स्ड वर्ड नहीं है, यहाँ फिक्स्ड वर्ड है। अगर फिक्स्ड वर्ड है तो चेन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, फिक्स्ड वर्ड नहीं है तो ऐसे ही चलेगी कहानी। अब सुनो, मान लीजिए आपको गिवन है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड वर्ड नहीं है, 100 रुपए, और चेन स्टॉक दिया 10 रुपए, क्या करोगे? चेन स्टॉक को नहीं लेंगे, क्योंकि जब डायरेक्ट ये गिवन है तो व्हाई टू यूज चेन स्टॉक, है ना? देयर इज नो नीड टू, तो उसको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। गॉट मी? इस तरीके से आप व्यय विधि से राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कर लिए तीनों विधियां, आय विधि भी, व्यय विधि भी और वैल्यू एडेड विधि। इसको कंप्लीट करें, इसे मैं लेट डाल दूंगी। ठीक।